हम दोनों सुया और सुगनी कोई साधारण चिड़िया नहीं है। हम हमेशा कीमती हीरा खाते हैं और हमने सुना है कि हीरा मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। अरे भला मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुमने ये बात आस पड़ोस की महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? हैं? सुनिए जी, हमारे पास न धन है न ठीक से खाने का साधन। सुबह कुछ खा ले तो शाम का पता नहीं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मेरी मानिए तो विदेश जाकर पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य इस तरह नहीं बनेगा। हाँ, कहती तो वैसे तुम सही हो, लेकिन फिर भी गांव छोड़कर जाना आसान नहीं है। सोचो ना, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ये कदम उठाइए। पत्नी की बात मानकर झरिया पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा। जंगलों से गुजरते हुए वो बहुत थक गया। चलते चलते उसे एक पीपल का बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अरे काफी समय से चल चल के थक गया हूँ और अभी सफर तो काफी लंबा है। हो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बड़े अजगर पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ रहा था। झरिया उसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा, अरे 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 अरे, ये अजगर सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? ये कहां जा रहा है? क्या करने वाला है ये पेड़ पर जाकर? तभी उसने देखा कि पेड़ के एक डाल पर सुया और सुकनी नाम का चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उनके बच्चे रखे हुए थे। अजगर सांप को देखकर सुया और सुगनी के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। झरिया ये देखते ही समझ गया। ओ हो, इसका मतलब ये दुष्ट अजगर इन बच्चों को खाने के लिए आया है। झरिया सोचने लगा, मेरे रहते हुए अगर अजगर इन बच्चों को खा गया तो फिर मुझे तो इसका पाप लगेगा ना। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों या पक्षी के। हाँ, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उधर जब अजगर बच्चों के नजदीक पहुंच गया तो झरिया झट से उठा और एक पत्थर मारकर उसे भगा दिया। अजगर वहां से भाग गया। झरिया ने राहत की सांस ली और वापस पीपल के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद सुया और सुगनी घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताते हुए कहा, माँ पापा, आज इस पेड़ के नीचे जो मनुष्य लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए एक भयंकर अजगर आया था। इस आदमी ने उस भयंकर अजगर को भगा दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर ये मनुष्य उस वक्त यहाँ पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। अब इसका हम पर बहुत ही एहसान हो चुका है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर सुया और सुगनी बहुत ही खुश हुए। तब वो पक्षी उस गरीब झरिया के पास पहुँचे और कहने लगे, ए मनुष्य, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है और हमें अपनी ऋणी बना लिया है। हमें बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे मैं गरीब मनुष्य हूँ और पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा था। अब यात्रा से थका हारा चलते चलते अरे थक गया था तो इस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नजर उस अजगर पर पड़ गई जो कि तुम्हारे बच्चों को खाने ही वाला था। मैंने तुरंत उसको मारकर
तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ भी कहो, बच्चे बच्चे होते हैं। भाई भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ी खुशी पुत्रों की होती है, पुत्रों की। अरे पुत्रों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो धन कमाने के लिए विदेश अपने पुत्रों के लिए ही तो जा रहे हैं ना। अब आपने हमारे पुत्रों की जान बचाई है, तो हम भी आपके पुत्रों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों सुया और सुगनी कोई साधारण चिड़िया नहीं है। हम हमेशा कीमती हीरा खाते हैं और हमने सुना है कि हीरा मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। हम तुम्हें कुछ हीरा देंगे, तुम उन हीरो को बाजार में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की रक्षा करना। हम रोज इसी तरह से कीमती हीरे लाकर तुम्हें देते रहेंगे। उन सुया और सुगनी की ये बात सुनकर झरिया बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ, ये बात तो है। अगर मुझे यहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊंगा। हाँ। इसके बाद सुया और सुगनी ने झरिया को कुछ हीरे दिए, जिन्हें बाजार में बेचकर वो अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। उस पेड़ के नीचे झरिया ने एक घर बना लिया और फिर वहीं रहने लगा। अब वो उन चिड़ियों के बच्चे की देखभाल करने लगा। अब तो सुया और सुगनी बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। वो निश्चिंत होकर भोजन ढूंढने के लिए जाते और झरिया का बहुत ही धन्यवाद करते, साथ ही कुछ हीरे भी उसे लाकर दिया करते थे। इसी तरह से सुया और सुगनी की सेवा करते हुए झरिया को 6 महीने बीत गए। इधर सुया और सुगनी के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब झरिया को अपने परिवार और अपने बच्चों की याद आने लगी। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। पता नहीं मेरी पत्नी और पुत्र कैसे होंगे। भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने पुत्रों के साथ रहो। अब हमारे पुत्र भी बड़े हो गए हैं और उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब इन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और पुत्रों को देखो। आखिर तुम्हें भी तो अपने पुत्रों का ध्यान रखना है ना। अगर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इस जगह पर आ जाना, ठीक है ना। इतना कहकर सुया और सुगनी ने गरीब झरिया को ढेर सारे हीरे लाकर दिए। झरिया ने वो बेशकीमती हीरे एक पोटली में बांध लिए और अपने घर पहुंच गया। जब उसने वो हीरे अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, पतिदेव, ये कीमती हीरे अब कहाँ से लेकर आए हैं? अरे भाग्यवान। अरे पिछले 6 महीने से मैं एक सुया और सुगनी पक्षी की सेवा कर रहा था। उन्होंने ही मुझे ये कीमती हीरे दिए हैं। इन अनमोल हीरों को बेचकर हम अपने लिए एक बड़ा सा मकान बनवाएंगे। और अपने पुत्रों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा साजो सामान, खाना, गहना, हर चीज। और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाऊंगा। क्यों भाग्यवान है? इसके बाद झरिया ने उन सारे हीरो को बाजार में बेच दिया और अपने घर के लिए ढेर सारा ज़रूरी सामान लेकर आया। उसने अपने लिए एक नया मकान भी बनवा लिया। अब वो लोग आराम और सुख की ज़िंदगी बिताने लगे। उस नगर में बहादुर सिंह नाम का एक राजा था। लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख में चोट लग गई थी, जिसके कारण एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन बहादुर सिंह चाहता था कि उसकी इस आंख का इलाज किया जाए।
महाराज 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 की जय हो। महाराज, मैं आपकी आंख ठीक कर सकता हूं। अगर एक सुया पक्षी के बच्चे का मांस मिल जाए तो मैं एक ऐसी दवा बना सकता हूं जिसे खाकर आपकी आंख ठीक हो जाएगी। बाकी आप जैसा कहें महाराज। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने पूरे गांव में घोषणा कर दूंगा। मंत्री जी, पूरे नगर में मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई भी सुया नाम के पक्षी का बच्चा लाकर देगा उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। और फिर हकीम की बात सुनकर राजा बहादुर सिंह ने हकीम द्वारा दी गई आदेश को अपने नगर में घोषणा करवा दी। धीरे धीरे ये बात राजा बहादुर सिंह के पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग सुइया चिड़िया की तलाश में इधर उधर लग गए, लेकिन किसी को भी सुइया नहीं मिल रहा था। बहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नगर के सम्राट ने सुइया पक्षी का बच्चा लाने का आदेश दिया है। सुइया पक्षी को लेकर आना कोई आसान बात नहीं है। जब छरिया की पत्नी यानी रूमा ने ये बात सुनी कि सुइया चिड़िया का बच्चा लाकर देने पर सम्राट स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, तो रूमा कहने लगी, अरे बहनों, सुइया पक्षी को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 6 महीने सुइया और सुगनी की नौकरी करके आए हैं। वो एक नहीं बल्कि कई पक्षी लेकर आ सकते हैं। इतना कहने के बाद झरिया की पत्नी अपने घर चली गई। इधर आस पड़ोस की महिलाओं ने जब झरिया की पत्नी से झरिया की इतनी तारीफ सुनी तो सभी महिलाओं ने घर जाकर ये बात अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि झरिया नाम का एक आदमी सुइया नाम की पक्षी को लेकर आ सकता है। होते होते ये खबर सम्राट के कानों तक भी पहुंच गई कि उनके राज्य में एक ऐसा मनुष्य है जो सुइया और सुगनी के पास 6 महीने नौकरी करके आया है। सम्राट ने तुरंत आदेश देकर झरिया को राज दरबार में बुलाया और उससे कहा, तो तुम तो सुइया और सुगनी के पास रहकर आए हो। मुझे एक पक्षी का बच्चा लाकर दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो। सम्राट, मुझे क्षमा करें। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु मैं आपको सुइया का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उन बच्चों की जान बचाई है। भला एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा महाराज, क्षमा करें। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बात को ठुकरा सकते हो? हैं? बोलो। आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्रों का सर कटवा दूंगा। बोलो। क्या? यदि मैं सुइया का बच्चा लाकर ना दूं तो सम्राट मेरी पत्नी और मेरे पुत्रों की जान ले लेंगे, उन्हें जान से मार देंगे, सर कलम कर देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे सुइया का बच्चा लाकर महाराज को देना ही होगा। ये सोचकर जब वो अपने घर आया तो अपनी पत्नी रूमा से लड़ने लगा। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? ये बातें तुमने पड़ोस की महिलाओं को बता दी और तभी धीरे धीरे ये बात सम्राट बहादुर सिंह तक पहुंच गई। सुइया और सुगनी ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है, रहने के लिए मकान दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। अरे भला मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? अरे तुमने ये बात आस पड़ोस की महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? हैं? अरे तुम्हें अपने घर की बातें किसी दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी वहां बहादुरी बताने की कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है? अरे हमारे घर की कमाई कितनी है, हमारी कमाई का क्या साधन है, ये कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए।
किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, महिला के पेट में कोई बात नहीं पचती है। अरे तुम्हारी ये गलती आज हमारे परिवार के लिए मौत का कारण बन चुकी है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? यदि तुमने ये बात छुपा ली होती तो आज हम बिना किसी डर के आराम से जिंदगी बिता रहे होते। अब तो मुझे महाराज की आज्ञा को पूरा करते हुए सुया का बच्चा सम्राट को लाकर देना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। अरे जिन बच्चों को मैंने इतने दिनों तक देखभाल की, जिनकी रक्षा की, जिनको पाला पोसा, जिन्हें मरने से बचाया, अब मैं किस तरह से उन्हें मौत के मुंह में डाल सकता हूं? क्या करूं भगवान, क्या करूं? ए जी, अब जो भी हो, तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ये पाप तो करना ही पड़ेगा। बेचारा लाचार झरिया जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां वो उन चिड़ियों की बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर झरिया को अपने घोंसले के नजदीक आते देखकर सुया और सुगनी के बच्चे बहुत ही खुश होने लगे। तब सुया और सुगनी ने अपने बच्चों से कहा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तुम में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना कि तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। वो नगर के महाराज का भोजन बन जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ का जो महाराज है उसकी आंख का इलाज करवाने के लिए हकीम ने उसे सलाह दी है कि उसे सुइया का बच्चा का मांस खाना चाहिए। इसीलिए वो तुम दोनों में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कोई एक अगर उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। माँ पापा, उस मनुष्य ने ही तो हमारी जान बचाई है। अगर आज खुद उस मनुष्य पर बड़ी मुसीबत है तो ऐसे समय में हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब झरिया उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने सुया और सुगनी को अपना दुख बताया। पक्षी झरिया से कहने लगे, भाई तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। झरिया ने उनमें से एक सुइया के बच्चे को उठा लिया और वापस महल की तरफ लौट गया। सुइया के उस बच्चे को झरिया ने महाराज को दे दिया। सम्राट ने पक्षी को पिंजरे में बंद करवाया और अपने नौकर से कह दिया, सुनो, कल सुबह मैं इस पक्षी का नाश्ता करूंगा। दास ने वो पिंजरा ले जाकर महल में रख दिया। अब क्या हुआ कि महाराज के पुत्र युवराज हरीश सिंह, जो पशु पक्षियों से बेहद प्रेम करता था, महल में घूमते हुए पिंजरे में बंद सुंदर चिड़िया के पास पहुंचा और सोचने लगा, वाह 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 वाह, यह कितनी सुंदर चिड़िया है। वाह वाह वाह, यह पिंजरा इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करता हूं कि मैं इसे आजाद कर देता हूं। हाँ। ये सोचकर युवराज ने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, चिड़िया का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब ये बात महाराज तक पहुंची कि युवराज ने सुइया के बच्चे को छोड़ दिया है और अब उसकी आंख का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है, तो ये सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज ने तुरंत युवराज को अपने पास बुलाया और क्रोध में कहा, अरे नादान लड़के, तूने उस चिड़िया के बच्चे को क्यों आजाद कर दिया? किसने कहा था वो पिंजरा खोलने के लिए? किससे पूछ के तूने वो पिंजरा खोला? बोल। अब पिताजी, मैं तो बस उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को देश निकाले की सजा दे दी। इधर वो सुइया का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने सारी बात सुइया और सुगनी को बता दी। और इस तरह से मुझे महाराज के पुत्र ने आजाद किया है।
महाराज के पुत्र ने तुम्हें आजाद तो करवा दिया, लेकिन वो खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। उसके जीवन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और जाकर उसकी सहायता करो। सुइया का बच्चा युवराज की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच गया। युवराज ने जब देखा तो समझ गया। हाँ, ये तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद करवाया था। अरे ओ पक्षी, तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। अब दुख और सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास एक सच्चा मित्र है, चाहे चिड़िया के रूप में ही सही, पर कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सुख दुख में। चलो इस जगह से आगे बढ़ते हैं, शायद नई जगह हमें नई उम्मीद दे। युवराज और चिड़िया चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे। बाग हरा भरा पेड़ों, सुगंधित फूलों और शांत वातावरण से भरा हुआ था। आ हा 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 हा, वाह 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 वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, शायद हमारे लिए सुकून भरी जगह हो। हाँ, ये जगह वाकई खास लग रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों बाग में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी दूर से हंसी टिटोली की आवाज़ सुनाई देने लगी। युवराज ने चौंक कर देखा तो राजकुमारी सीमा अपने सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आई थी। युवराज देखो, शायद वो इस नगर की राजकुमारी है। वो कितनी सुंदर है ना? अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की! लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। हाँ। युवराज जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गया। उधर चिड़िया उत्सुकतावश उड़कर राजकुमारी के पास चली गई। अरे वाह, ये कितनी प्यारी और सुंदर चिड़िया है। इसका तो रंग भी बाकी पक्षियों से अलग है। इसे पकड़ना चाहिए, शायद ये मेरे साथ खेलना चाहे। राजकुमारी, मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, यही तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। अरे उसकी हर मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी हंसी, आए हाय हाय, उसका शर्माना, आए हाय 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 हाय, जैसे सब कुछ मेरे दिल में बसता जा रहा है। अरे इस तरह तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हाँ, क्या यही प्रेम है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, शायद मैं उससे प्रेम करने लगा हूं। हाँ हाँ हाँ, मुझे प्रेम हो गया है, मुझे प्रेम हो गया है, मुझे। लेकिन वो राजकुमारी है और मैं एक निर्वासित राजकुमार। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल लौटने लगी। तो तुमने काफी देर तक पेड़ के पीछे से उसे देखा। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा है। कुछ खास नहीं, पर लगता है मेरा दिल इस बाग में ही रह गया है। मैं समझ गई,
तुम तो राजकुमारी सीमा पर मोहित हो गए हो। सही कहूँ वो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन अब आगे क्या? सोच लो, उसका दिल जितना आसान नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि अब आगे क्या होगा, पर हाँ, मैं इतना जानता हूं कि मेरा दिल अब उसी का है। मित्रा, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य राजकुमारी से मिलूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया उड़कर राजकुमारी के महल के नज़दीक से गुजरने लगा। वापस आकर उसने युवराज से कहा, मित्रा, राजकुमारी के महल में तो बहुत ही कड़ा पहरा है, इसीलिए उससे मिलना बहुत ही कठिन है। लेकिन आज रात को मैं उसके कमरे में अवश्य जाऊंगी। तुम मुझे अपना रुमाल दे दो। रात के समय वो चिड़िया उड़कर खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में जा पहुंची। उसने युवराज का दिया हुआ रुमाल वहां पर रख दिया और वापसी में राजकुमारी की चुन्नी लेकर वहां से उड़ गई। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक लड़के का रुमाल पड़ा था और उसकी खुद की चुन्नी वहां से गायब थी। यह देखकर वो सोचने लगी, ये क्या, मेरी चुन्नी गायब है और उसकी जगह एक लड़के का रुमाल है। अवश्य ही रात में मेरे कमरे में कोई लड़का आया था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और क्रोधित होकर कहने लगी, क्या तुम लोग इसी तरह से पहरा देते हो कि रात के समय कोई लड़का मेरे कमरे में आ गया? इसके बाद राजकुमारी के कमरे का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। फिर एक रात वो चिड़िया उड़कर राजकुमारी के कमरे में आई और युवराज का लिखा हुआ प्रेम पत्र छोड़कर आ गई। सुबह जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आज दोपहर के समय बाग में आ जाना। राजकुमारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसका मन में भी इच्छा हुई कि वो युवराज से अवश्य मिले। दोपहर के समय वो अकेले बगीचे में पहुंची। उस समय वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, केवल वो चिड़िया ही इधर उधर उड़ रही थी। चिड़िया ने जब देखा कि राजकुमारी आ गई है तो वो युवराज को लेकर उसके सामने आ गई। युवराज को देखकर राजकुमारी कहने लगी, अच्छा, तो तुम हो वो बहादुर आदमी जो इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद भी मेरे कमरे में अपना प्रेम पत्र छोड़ गया था। युवराज इतना सुंदर था कि राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तब युवराज ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी। ये सच्चाई जानने के बाद मेरे पिता मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे, इसीलिए हमें भागकर शादी करनी होगी। युवराज इस बात के लिए तैयार हो गया। फिर अगले दिन वो दोनों उस चिड़िया के साथ राज्य छोड़कर चले गए। चलते चलते वो दूर एक जंगल में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। उनका जीवन बड़े प्रेम से बीत रहा था। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। उस आग में वो दोनों तो बच गए, लेकिन चिड़िया का एक पंख जल गया। अब तुम दोनों को अपने पिता बहादुर सिंह के महल में लौट जाना चाहिए। मुझे लगता है इतने समय बीत जाने के बाद अब उन्हें भी तुम्हारी याद आती होगी। तुम्हारी शादी के बारे में जानकर वो अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एक पंख जल गया है। मुझे यहीं पर रहकर अपने पंख के दोबारा उगने का इंतजार करना होगा।
चिड़िया की बात मानकर वो दोनों जंगल से निकल गए। आगे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे, लेकिन अचानक नाव के पलट जाने से वो दोनों पानी में गिर गए। पानी में बहते बहते वो दोनों दूर निकल गए। राजकुमारी पानी के बहाव में नगर के एक किनारे पर जा पहुंची, जहां पर कुछ सिपाही उसे बेहोशी की हालत में उठाकर महल में ले आए। उस नगर के सम्राट ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया। राजकुमारी के होश में आने पर वो राजकुमारी से कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सोचा, अगर इस समय मैं महाराज को साफ इनकार कर दूं तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। सम्राट, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। महाराज इस बात के लिए तैयार हो गया। अब राजकुमारी उसी महल में रहने लगी और वो गरीबों को भोजन करवाने लगी। दूसरी तरफ युवराज बहता हुआ उसी नगर के दूसरे किनारे पर जा निकला। भटकते भटकते वो महल में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी गरीब लोगों को भोजन करवा रही थी। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और एकांत में अपने साथ ले गई। प्रिय युवराज, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरी मानो तो अपना भेष बदलकर इसी महाराज के यहाँ कोई काम कर लो। जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। युवराज ने ऐसा ही किया। भेष बदलकर वो राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन जब राजकुमारी चिड़ियों को दाना डाल रहे थे, तभी वो चिड़िया भी वहाँ उड़ते हुए आ गई। उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने राजकुमारी को पहचान लिया और उसके पास जाकर हालचाल पूछा। आप कैसी है? इतने समय में आपको ढूंढ नहीं पाई। तब राजकुमारी ने उसे पूरी घटना बता दी। आप चिंता ना करें, मैं आ गई हूँ। मैं आप दोनों को यहाँ से निकलने में सहायता करूँगी। राजकुमारी, आप ऐसा कीजिए कि महल के पहरेदारों को स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करके खिलाइए। जब वो लोग गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं उड़कर आपके कमरे में आऊँगी और आपको सूचना दूंगी। इस मौके का फायदा उठाकर हम सभी यहाँ से भाग जाएंगे। इस योजना के अनुसार सारा काम किया गया। युवराज, राजकुमारी और वो चिड़िया उस महल से भाग गए। नगर की सीमा से बाहर आने के बाद चिड़िया ने युवराज से कहा, युवराज, अब तुम राजकुमारी के साथ अपने पिता के राज्य में वापस लौट जाओ। मुझे पक्का विश्वास है कि वो आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे। चिड़िया की बात मानकर जब युवराज अपने पिता के सामने गया तो इतने समय बाद अपने बेटे को देखकर सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब उन्होंने अपने पुत्रवधू को देखा तो और भी प्रसन्न हुए। पिताजी, जिस चिड़िया को आप खाना चाहते थे और जिसे आजाद करने के कारण मुझे देश निकाला दिया गया था, उसी चिड़िया ने मेरी सहायता की है। उसी की वजह से आज मैं जीवित हूं। उसी ने मेरी जान बचाई और मुझे यहां तक लेकर आई है। युवराज की ये बात सुनकर बहादुर सिंह ने उस सुइया पक्षी का बहुत ही धन्यवाद किया।